सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले बात करेंगे मुसाफिर वैन हादसे की। गुजरांवाला में मुसाफिर वैन हादसे में जाँ बहक 5 अफराद की शनाख्त हो गई। 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 62 साला सादिक बहू और 2 पोतों को छोड़ने जा रहे थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। गुजरांवाला मुसाफिर वैन हादसे में जाँ बहक 5 अफराद की शनाख्त हो गई है। 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। जाहिद इकबाल राना से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद इकबाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है जिसमें मुसाफिर वैन में आग लगने की वजह से 10 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 7 अफराद को इंतहाई तशवीशनाक हालत में तिब्बी इमदाद के लिए DH गुजरांवाला के सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किया गया और रात फराहम करने के बाद लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जबकि इस हवाले से रात गए थाना कैंट के इलाके में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया। तो अभी 10 अफराद जो जाँ बहक हुए हैं उनमें से 5 अफराद की जो शनाख्त है वो हो सकी है। मनसहरा से अपनी बहू और 2 कमसन बच्चों के साथ सफ़र करने वाले मोहम्मद सादिक जो कि इस हादसे में जो जाँ बहक हो चुके हैं, उनके बेटे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये लेके आ रहे थे इधर टैंकर और टोयोटा की टक्कर लगी, उसमें आग लगी है गाड़ी में, सब चारों फौत हो गए। 62 साला मनसहरा के रहने वाले मोहम्मद सादिक हैं। उनकी 22 साला जो बहू थी जिसका नाम आमना था और उसके साथ साथ उनके 2 कमसम पोते, जिनमें से एक का नाम जिसकी उम्र 3 साढ़े 3 साल बताई जा रही है। इस वक्त बड़ी तादाद में जो वर्सा हैं वो यहाँ पर डेड हाउस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया की जानब से जो डेड बॉडीज़ की पोस्टमार्टम और इनको जो वर्सा के हवाले करने मय्यतें वर्सा के हवाले करने के हवाले से जो इंतज़ामात है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। तो अभी से थोड़ी देर बाद जो शनाख्त होने वाली जो डेड बॉडीज़ हैं वो उनके वर्सा के हवाले की जाएंगी। जबकि मुनसहरा से तल्लुक़ रखने वाले इस ख़ानदान का कहना है कि जो डेड बॉडीज़ हैं यहाँ से तबूक के ज़रिए एम्बुलेंसों के ज़रिए मुनसहरा ले जाए। मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी और चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर साहब। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, आए रोज़ इन हादसात में इजाफा हो रहा है, कोई तहकीकात नहीं की जा रही, इसका जिम्मेदार कौन है? इस अफसोसनाक हादसे पर हुकूमत पंजाब की तरफ से, अपनी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम लवाहिकीन से उनके बड़ी दर्दमंदाना अफसोस का इजहार भी करता हूँ और दुआ कहूँ अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जवार रहमत में जगह दे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस तरह के किसी भी वाक़े पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। पहले भी पंजाब भर में कैंपेन चली कि ये जो गैर बैररी सिलेंडर्स हैं इनको रिमूव किया जाए वैगन से और ये जितनी भी कमर्शियल ट्रैफिक है इससे। और किसी जगह पर अगर ये अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है, DC गुजरांवाला इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, लाहौर की टीम इसको इंक्वायरी कर रही है। किसी भी शख्स को ये इजाजत नहीं है कि वो लोगों की जान से खेले। पंजाब भर में इस हवाले से एक क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है कि किसी भी सूरत गैर बैररी सिलेंडर को इजाजत नहीं होगी उन गाड़ियों को रोड पर आने की। आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम किसी सूरत किसी शख्स को अलाउ नहीं ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आप साथ ही रहिएगा। इरफान खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान खोखर साहब, क्या कहेंगे, क्या हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो सकें? अफसोसनाक वाक़या आज शादी है। मैं इस पे अफसोस का इज़हार करूंगा कि हमने कई दफ़ा निशानदी की गुजरांवाला में गैर मैरिज सिलेंडर जो हैं वो उनकी भरमार है। उसमें अभी तकरीबन 600 गैर मैरिज सिलेंडर बनाने के कारखाने हैं और ये मैं यहाँ ये बताता चलूँ आपको कि ये हर घर में सिलेंडर गैर मैरिज जा चुका है। आप खुदा ना खास्ता ना करे, अल्लाह ना करे, सेफ्टी पे हमने काम ना किया। अगर सेफ्टी पे काम है, हर घर में धमाका, अभी भी 2 धमाके डेली होती, 4 से 6 जाने जाती हैं। तकरीबन 15 साल में 7,500 बंदा लुकमा जल बन चुका है। लेकिन हमें बिल्कुल इतनी गवर्नमेंट गुजर की, हमने जलसे जुलूस और बहुत कुछ किया लेकिन इसमें बंदी नहीं लग सकी। और अभी लास्ट हमें जो गुजरांवाला में अभी 31 जुलाई को हमने बहुत बड़ा इस्तेमाल किया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसमें बंदी लगाने के हमें यकीन दहानी कराई, फिर हमने स्ट्राइक खत्म की है। लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे ये रोज ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब और इरफान खोखर साहब, आप दोनों का।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना गुज़िश्ता रोज़ 53 जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4040 मुस्बत केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 7.54% रही। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 53 मरीजों की जानें गईं। गुज़श्ता रोज 53,528 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,040 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुस्बत केसेस की शरह 7.54% रही। इस वक्त मुल्क भर में 83,298 अफराद कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 56, खैबर पख्तूनख्वा 16, पंजाब में 7, इस्लामाबाद 2, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कोरोना का एक मरीज दम तोड़ गया। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 23,918 तक जा पहुंची, जबकि 9,46,404 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके। मुल्क के 639 अस्पतालों में 4,276 कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। कराची में कोरोना की चौथी लहर के वार कम ना हो सके, शहर कायद में कोरोना केसेस की मजमूई शरह 21% हो गई। 24 घंटों में 23 अफराद कोरोना का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कराची के अस्पतालों में ICU बेड्स पर जगह भी कम पड़ गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शरह जो है वो 21% मस्बत शरह कराची में रिकॉर्ड की गई है। जो टोटल अमवात कराची के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों में हुई हैं उनकी तादाद 23 है, जबकि मजमूई तौर पर कराची में 5,023 अमवात जो हैं वो अब तक कोरोना वायरस के बाइस हो चुकी है। मगर सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि लोग जो हैं वो SOPs को फॉलो करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तकरीबन 45,000 से ज़्यादा मरीजों के बारे में बताया गया है कि वो कोरोना वायरस के बाइस बीमार होकर घरों में आइसोलेटेड हैं। जो अस्पतालों की सूरत हाल है वो भी काफ़ी तशवीशनाक ही हमें दिखाई देती है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर बेड्स की। लोग अस्पताल पहुँच तो जाते हैं मगर वेंटिलेटर बेड्स जो हैं वो कराची के बड़े अस्पतालों में फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है। बहुत कम अवेलेबिलिटी रह गई है। तकरीबन 56 वेंटिलेटर बेड्स हैं जो कि मेन जो मरकज़ी अस्पताल हैं कराची के वहाँ पर दस्तयाब है, जिनमें सबसे बड़ी तादाद जो है बेड्स की वो सिविल ट्रामा के अंदर 19 बेड्स जो हैं वो दस्तयाब हैं। सिविल अस्पताल के अंदर 7 बेड्स मौजूद हैं, जबकि कतर अस्पताल में 10 बेड मौजूद हैं। इसके अलावा NICVD और लियारी जनरल में महज एक बेड ही बाकी बचा है। लोग जो है वो फ़िलहाल लॉकडाउन क्योंकि खुल चुका है और अब SOPs की जो है वो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी मजीद हमें देखने को मिल रही है। लोग ना तो मास्क लगाने को तैयार हैं, ना ही जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयार दिखाई देते हैं। कोरोना के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ाई भी गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से, और तकरीबन 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स को 24 घंटे के लिए ऑपरेटिव रखा गया था। तो वहाँ पर भी तादाद जो है वो काफ़ी कम दिखाई देती है। लोगों ने ये बहाना किया था कि जी साइनोवैक उन्हें ज़्यादातर लोगों को लगी थी, जो कि दूसरी डोज अवेलेबल नहीं थी, मगर 3-4 दिन की शॉर्टेज के बाद जो है वो ये साइनोवैक जो है वो कल मुहैया कर दी गई है। और अब कराची के तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर तकरीबन तमाम जो डोजेज़ हैं वो अवेलेबल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान अहमद आपका। एक बार फिर रुख करेंगे कराची का, जहां पर लॉकडाउन ख़त्म होने पर कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। कारोबार बहाल होने पर बाज़ारों में आमदरफ्त भी शुरू हो गई है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज राना, बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट्स की, किस तरह से अमल दरामद कराया जा रहा है SOPs पर? जैसे कि आज पहला रोज़ है जब से ये 9 दिन का लॉकडाउन जो हमने देखा कराची शहर में, एक सख्त लॉकडाउन था, जिसके बाद आज पहला रोज़ है कारोबारी सरगर्मियां जो बहाल हुई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया है, जहाँ पर अरे सुबह ही हमने देखा कि यहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पे निकल आई है। और साथ साथ जो है ये क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया यहाँ पे होलसेल मार्केट्स मौजूद हैं, तो अंदरूनी शहर से यानी अंदरूनी सिंध और अंदरूनी शहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे होलसेल मार्केट्स में ख़रीदारी अरे सुबह करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ हमने देखा कि एक बड़ी जो यहाँ पे सन्नाटा होता था जब ये लॉकडाउन की एक सूरत हाल थी, और आज इस वक्त यहाँ पे एक ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। लोग एक बड़ी तादाद में निकले, जहाँ हुकूमत की जानिब से जो है वो औकातकार जो है वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल करने की इजाज़त दी है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि SOPs को फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। जो हजरात अपनी दुकानें खोलेंगे उनके तमाम स्टाफ का जो वैक्सीनेशन कार्ड होना ज़रूरी है। साथ साथ मास्क जो है वो सब को पहनना, चाहे कस्टमर्स हों या दुकानदार हों, वो
मास्क का इस्तेमाल भी करेंगे और समाजी फासले को मेंटेन करेंगे। लेकिन हम देख यही रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि लोगों की रुझान नहीं है वो मास्क पहनने का, और जो इंडियन वेरिएंट है वो कराची के अंदर अपने पंजे गाड़े बैठा हुआ है, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी आगाही की जो है वो हम कमी देखते हैं और लोग मास्क पहनने के लिए जो है वो तैयार नहीं है और मार्केटों में वो निकल चुके हैं। लेकिन साथ साथ हुकूमत ने ये भी बोला है कि वो हफ्ता और जुम्मे का रोज़ जो होगा उसके दिन जो है वो कारोबार सरगर्मियाँ ठीक मुअत्तल है अयाज रहेंगी। राना, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हुकूमत ने गैर मुस्तहिक बिजली सार्फिन की सब्सिडी ख़त्म करने का प्लान बना लिया। 5 साल में मरहलावार सब्सिडी ख़त्म की जाएगी। 300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन गैर मुस्तहिक होंगे। मुस्तहिक सारिफीन को सहूलियात देने की कोशिश की जाएगी। इसी पर बात करेंगे, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। जो नया जो प्लान आया है उसमें सब्सिडी को जो है वो कम किया जा रहा है। जो बिजली सार्फिन हैं उनके लिए सब्सिडी में 40% कमी की तजवीज़ सामने आई है। इस पर जो अमल दरामद से जो बताया जा रहा है कि 75 अरब रुपए की बचत जो है उससे भी ज़्यादा का होगी। गैर मुस्तहिक सार्फिन को सालाना तकरीबन 142 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी। सब्सिडी इस्लाहात के 3 मराहिल हैं। माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए नई कैटेगरी बनाने की भी तजवीज़ सामने आई है। और इसी तरह बताया जा रहा है कि सब्सिडी में कमी, गर्दिशी कर्जे के भाव में कमी आएगी। और हमारे जो मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम से जो है इसको लिंक किया जा रहा है, लेकिन IMF का भी एक दबाव था कि सब्सिडी जो दी जा रही है उसको कम किया जाए। तो जो ये तमाम तर मामलात हैं जिसपे एक प्रपोजल सामने आया है और ये 5 साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी आपका। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत का बेहतरीन जरिया है। टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम काम मुकम्मल है। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इत्तफाक राय हो गया तो आइंदा इंतखाबात EOM पर कराए जा सकते हैं। इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से मैकेनिज्म तैयार करना होगा। EVM इलेक्शन कमीशन की तमाम शराइत को पूरा करती है, ये कहना है विफाकी वजीर फवाद चौधरी का। वोटिंग मशीन जो है वो सबसे बेहतरीन ज़रिया है इलेक्शंस की शफाफियत का। इलेक्शन कमीशन ने 36 के करीब RFP जारी किए थे, जो उन्होंने कहा कि अगर कोई मशीन इन 36 शराइत को पूरी करती है तो फिर वो इलेक्शंस में यूज़ की जा सकती है। अब जो मशीनें नई टेक्नोलॉजी जो हम लेके आए हैं उन मशीनों में RFPs वो तमाम शराइत जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी वो सारे की सारी वो पूरी करती हैं। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, उन्होंने तो भी ये टेक्नोलॉजी देखी भी नहीं है। मैं उनसे यही बार बार कहता हूँ, और अभी सेनेट में भी जब हमारी बात हो रही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको अभी एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करें, आप पहले उसको देखें टेक्नोलॉजी है क्या और उसके बाद अपना फैसला करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। जो है वो राब्ते में रहें। इस सिलसिला में एक वज़ीर-ए-आज़म के आपको बताएं कि हाफिज़ ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतशार फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रह सके। उन्होंने कहा कि इंतशार फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। कराची में लियारी नदी का पुल इंतहाई खस्ता हाल हो गया। कराची के 5 अजला को सफरी सहूलत देने वाला पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे का बाइस बन सकता है। पुल की सूरत हाल क्या है, रिजवान अहमद से जान लेते हैं। रिजवान, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के संगम पर हम मौजूद हैं। लियारी नदी का ये मकाम है। यहाँ पर एक पुल जो है वो तामीर किया गया था आज से तकरीबन 30 साल कबल, लेकिन 30 साल गुजरने के बावजूद इस पुल की मरम्मत और मेंटेनेंस और देखभाल जो है बिल्कुल ना हो सकी, जिसकी वजह से इंतहाई मखदूश जो है ये पुल हो चुका है। इसकी जो साथ की जो दीवारें हैं, हिफाजती दीवारें हैं, वो तमाम की तमाम गिर चुकी हैं, जबकि इसके जो इतराफ़ के मकाम हैं वहाँ पे जगह जगह गड़े पड़ चुके हैं। यहाँ के जो मकीन हैं वो ये कहते हैं कि कई हादसात जो है यहाँ पर जन्म ले चुके हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, यहाँ पुल से नीचे गिर के गाड़ियाँ नीचे गिरी हैं। रोज़ाना आमदोरफ़्त के हवाले से काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ से जो मुसाफिर हैं वो मुख्तलिफ़ गाड़ियों में यहाँ से गुज़रते हैं। कई दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं KMCs को, DMC को,
اور دیگر ڈپارٹمنٹ کو، لیکن اس پل کی خستہ حالی دور کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا اور اس کی علی کے نتیجے میں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی خطرناک حادثہ جنم نہ لے لے۔ جی، کراچی کی ایک پہچان ایمپریس مارکیٹ بھی ہے۔ ایمپریس مارکیٹ کے کلوک ٹاور کا خراب گھڑیال آج بھی کسی مرمت کرنے والے کی راہ دیکھ رہا ہے۔ واجد رضا رپورٹ کریں گے۔ کراچی کی ایمپریس مارکیٹ کا شمار پاکستان کی تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ یہ شہر کے قلب میں واقع گوتھک طرز تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اس عمارت کی تعمیر سے پہلے یہاں ایک کیمپ بازار ہوا کرتا تھا۔ ملکہ برطانیہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کے 50 سال مکمل ہونے پر ایمپریس مارکیٹ کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا، جس کا سنگ بنیاد 1884 میں بمبئی کے گورنر سر جیمز فرگوسن نے رکھا اور 1889 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ 140 فٹ اونچا کلاک ٹاور جو اس عمارت کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا تھا، اس کی چاروں گھڑیاں آج بھی خراب ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایمپریس مارکیٹ کے اس حصے میں جو کلاک ٹاور کہلاتا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین ہے، کوئی 50 سال سے بند ہے یہ مشین، اور اس کے بہت سارے پرزے ایسے ہیں جو یہاں سے لے جائے جا چکے ہیں۔ ٹوٹل 88 سیڑھیاں چڑھ کے، یعنی 88 اسٹیپ چڑھ کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ جس جگہ پہ یہ نصب ہے، یہ جگہ یہ لکڑی کا ایک بہت بڑا سا فلور ہے اور یہ اتنا خستہ حالت میں، اتنی بوسیدہ حالت میں ہے کہ اس پہ خدا نخواستہ میں یا کیمرہ مین بھی جائیں اگر تو یہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ پارسی یا سیٹنا جو ایمپریس مارکیٹ کے عمر رسیدہ دکاندار ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ اس گھڑیال کو چلتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ اس کی ماہانہ سروس ہوتی تھی۔ یہ کلاک ٹاور کے اوپر بھی ایک گھنٹے بجتے تھے ایک زمانے میں، ایوری 3 گھنٹے، مطلب 12 بجے، 3 بجے، 6 بجے ایسے گھنٹے بجتے تھے اس کلاک کے۔ کلاک کی پورا براس کے اندر تھا، شوکیس کے براس کے اندر لگا ہوا تھا، یہ پوری براس کے اندر یہ پورے گھڑی تھی اور ایوری منتھ ایک آدمی آتا تھا، اس کو دیکھ بھال کرتا تھا اور اس کی گریسنگ کرتا تھا، اس کو تیل لگاتا تھا اور وہ بڑی چابی سے اس کو یہ کرتے تھے۔ کلاک تو میرے زمانے میں بھی میں نے دیکھا چالو تھا۔ کلاک ٹاور کے اوپر کا پول ٹوٹ گیا۔ اندر کا ہال گارڈز کے رہن سہن کے کام آتا ہے۔ عدالت کو دکھانے کے لیے تاریخی عمارت کی باہر سے صفائی تو کر دی، لیکن اندر کچرا بھرا پڑا ہے۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کراچی میں لاک ڈاؤن میں نرمی تو آ گئی، لیکن SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ کراچی میں شہری نہ تو ماسک پہن رہے ہیں اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ مزید جانیں گے، شکیل نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، بتائیے گا۔ بالکل، سندھ حکومت کی جانب سے 1 اگست سے 8 اگست تک کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن کیا گیا شہر بھر میں، اور اب صورتحال ایسی ہے کہ کوئی جو کرونا کیسز کی مثبت شرح ہے اس میں کوئی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے، جس کی بنیادی وجہ کرونا SOPs کی خلاف ورزی ہے۔ میرے پیچھے اس وقت یہ ہوٹل ہے اور ہوٹل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر کرونا وائلیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ نہ ہی تو کوئی ماسک کا استعمال کر رہا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کو برقرار رکھ رہا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ کرونا SOPs کے حوالے سے وہ ماسک کیوں نہیں پہن رہے، کیا کرے، وہی پڑ جاتا ہے۔ ماسک کا استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو پتہ ہے کرونا ہے، کرونا پھیلتا ہے، وبا ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے، تو آپ ماسک کا استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ ماسک کریں گے، ماسک آپ کے پاس لٹکا ہوا ہے، ماسک کا استعمال کیوں نہیں کر رہے آپ؟ لگائیں گے۔ یہ ساری صورتحال ہے کہ شہری کرونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے شہر کراچی میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ 21.4 بتائی جا رہی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے SOPs پہ عمل کریں، آپ ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا ہے؟ ماسک ابھی چائے پی رہے ہیں نا، اس وجہ سے اتارا ہے۔ کہاں ہے ماسک دکھا سکتے ہیں؟ جیب میں ماسک ہے؟ نہیں، جیب میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ وائلیشن کر رہے ہیں، آپ کو اپنی زندگی یا صحت کا خیال نہیں ہے؟ صحت کا خیال ہے، یہ چائے پی رہے ہیں سر۔ صحت کا خیال ہے، چائے پی رہے ہیں، چائے سے کرونا نہیں ہوگا؟ چائے سے کرونا ہوگا، چلیں اب لگا لیں گے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ لوگ کرونا SOPs کی وائلیشن کر رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کرونا ماسک لگانے کو تیار نہیں ہے، سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کہاں ہے کرونا، کون ہے کرونا، لگا لیں گے، ماسک لگا لیں گے، ہمارا کام ایسا ہے، ماسک استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی ماسک نہیں پہن رکھا ہے اور نہ ہی کوئی سماجی فاصلے کا خیال ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے شہر کی،
متعدد شہر کے 80% 90% لوگ ایسے ہیں جو ماسک کا استعمال نہیں کر رہے، سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھ رہے، جس کے باعث کرونا کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آج بھی کرونا کی ٹھیک ہے، شرح بہت شکریہ شکیل آپ، اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔